दोस्तों फिर से स्वागत है आप सबका मेरे चैनल एग्ज़ाम मास्टर में। तो मैं सबसे पहले कहना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे ही रेड कलर से सब्सक्राइब लिखा हुआ है, उस पर क्लिक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और उसके बगल में जो घंटी वाला आइकॉन है उसे भी दबा दीजिएगा, जिससे मेरा वीडियो कभी आए तो आपको मतलब जो है वो तुरंत मिल जाए। और मैं स्पेशल शिक्षा मित्रों की मदद के लिए ये मैं वीडियो इस तरह बना रहा हूँ, क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से मतलब उनको वो किया है मुझे बहुत तकलीफ़ हुई है। तो मैं अब उसमें सुप्रीम कोर्ट के उसको तो मैं बदल नहीं सकता, लेकिन मेरा ये प्रयास है कि मैं आपको एक बार में टेट क्वालिफाई करवा दूंगा। मैं आपको सारी टिप्स और सारी ट्रिक्स इस चैनल पर अपलोड करूंगा धीरे धीरे। मैं बस आज मैं आपको समास पढ़ाऊंगा। तो समास जब हम बात करते हैं कंपटीशन में तो 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन इससे ज़रूर पूछे जाते हैं 30 में दोस्तों, कम से कम 3 तो आएंगे ही मान लीजिए। और तो 2016 में 5 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं समास से। तो शुरू करते हैं दोस्तों समास को। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि समास 6 प्रकार का होता है। इसके अगर पूछता है कि समास कितने प्रकार के होते हैं तो आपका जवाब होगा 6 प्रकार के समास। इनके नाम मैं ये लिख दिया हूँ पहले से: अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, बहुब्रीहि समास और द्वंद्व समास। तो सबसे पहले हम जानेंगे अव्ययी भाव समास के बारे में। अव्ययी भाव समास वे समास हैं जिनके सार्थक शब्द, दोस्तों सार्थक शब्द आप समझते होंगे जिस शब्द का कोई उचित अर्थ आता हो, वे सार्थक शब्द होते हैं के प्रारंभ में अव्यय होता है। उपसर्ग भी कहते हैं इसे हम, ठीक है। तो ऐसे शब्द जैसे मान लीजिए ज्ञान है हमारा, और ज्ञान एक सार्थक शब्द है, इससे एक अर्थ निकल रहा है ज्ञान का। तो इसमें एक उपसर्ग लगा के, जैसे आ उपसर्ग लगाएंगे तो ये हो जाएगा अज्ञान। अब पूछ लिया कि अज्ञान में कौन सा समास है, तो हमारा अव्ययी भाव समास होगा, क्योंकि ये आ उपसर्ग लगा करके, क्योंकि बिना सार्थक शब्द को अगर हम हटा देंगे तो इसका कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। तो यहाँ पर जो है अव्ययी भाव समास होगा। ये सबसे मतलब बहुत ही आसान ट्रिक है, आप इसे बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि अगर कोई भी शब्द आप देखते हैं, अगर प्रश्न में पूछ रहा है और उसके शुरू में उपसर्ग है तो वहाँ पर अव्ययी भाव समास ही आएगा। तो इसी तरह अभिवृत्ति हो गया आपका, अभिकरण हो गया आपका, संज्ञान हो गया आपका। इसी तरह मतलब हर सार्थक शब्द के शुरू में एक जो है उपसर्ग जरूर रहेगा या अव्यय रहेगा। तो अब दूसरा समास की बात करते हैं, तत्पुरुष समास। तो सबसे पहले दोस्तों आप जब हम तत्पुरुष समास में आते हैं तो आप जान लीजिए कि तत्पुरुष समास के 2 भाग होते हैं, द्वितीय तत्पुरुष, तृतीय तत्पुरुष, ठीक है। तो खैर ये इतना डीपली में नहीं पूछता है टेट में, आपको सिर्फ तत्पुरुष समास से पूछेगा, इतना अंदर तक जाने की ज़रूरत नहीं है। तो तत्पुरुष समास उसे कहते हैं जहाँ पर 2 या 2 से अधिक शब्दों के बीच में द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी और षष्ठी या सप्तमी विभक्ति का लोप हो जाता है। इसमें प्रायः क्या होता है, उत्तर पद जो है वो प्रधान होता है। जैसे तो उदाहरण स्वरूप जैसे आपका राजपुरुष है, तो इसमें जो है उत्तर पद प्रधान है आपका पुरुष, और इसमें जो है तत्पुरुष समास होगा। या ईश्वर भक्त हो गया आपका, या देव पूजक हो गया, लिख दे रहा हूँ मैं, ईश्वर भक्त, देव पूजक। अगर इस तरह के शब्द आते हैं एग्जाम में कि देव पूजक में कौन सा समास है, तो तत्पुरुष समास होगा। ईश्वर भक्त, जैसे परीक्षार्थी हो गया आपका, तो परीक्षार्थी में भी आपका जो है तत्पुरुष समास होगा। तो अब मैं तीसरे समास को बताता हूँ आपको, कर्मधारय समास। इसमें कर्मधारय का मतलब होता है किसी कर्म को धारण करना, यानी किसी चीज़ के गुण को धारण करना, प्रधान होगा इसमें। विशेषण और विशेष का यदि परस्पर समास होता है तो उसे कर्मधारय समास समझते हैं। तो इन दोनों के पदों की विभक्तियां तो दोस्तों सामान्य होती हैं, आप विभक्तियों पर मत जाइए क्योंकि ये इतना डीप में नहीं आता है, इसमें सिर्फ समास की पहचान करने को पूछते हैं।
तो जैसे मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ आपको, नीलांबर। इसमें आपका नीलांबर में कर्मधारय समास होगा, क्योंकि नीला है अंबर जिसका, ठीक है, जिसके वस्त्र नीले हैं। ये एक विशेषता बता रहा है नीले वस्त्र वालों की, लेकिन इससे से कोई तीसरा शब्द उभर के नहीं आ रहा है, वरना ये बहुब्रीहि समास में चला जाता। तो ये अभी जो है कर्मधारय समास है। जैसे मैं दूसरा आपको उदाहरण दे रहा हूँ, नीलकमल, ठीक है, नीलकमल। इसमें भी जो है ये शब्द पार्टिकुलर आप याद कर लीजिए, नीलकमल पूछ लेता है एग्ज़ाम में, कर्मधारय समास होता है, ठीक है। और आप ये शब्द भी याद कर लीजिए दोस्तों कि नीलांबर शब्द भी पिछली परीक्षाओं में 2-3 परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि नीलांबर में कौन सा समास है। तो आप पार्टिकुलरली इसे याद कर लीजिए कि नीलांबर में कर्मधारय समास है। अब हम चौथे समास पे आते हैं, जो द्विगु समास है, जिसे कहते हैं द्विगु समास। तो द्विगु समास के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हम इसकी परिभाषा जान लेते हैं कि जब कर्मधारय समास में प्रथम शब्द संख्यावाचक हो तब द्विगु समास होता है। यानी आपको एक ऐसा शब्द मिलेगा जिसमें संख्या या गिनती होगी शुरू में, जैसे आपका नवग्रह हो गया। इसमें देखिए शुरू में 9 गिनती है, 9। तो नवग्रह में आपका ये मतलब पर्टिकुलर शब्द भी मैं ऐसे उदाहरण दे रहा हूँ जो पिछली परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो इसीलिए जिससे आपको ये शब्द याद रहें, भले ही आपको मान लीजिए कम समझ में आता है, तो आप इन शब्दों को ज़रूर याद रखिए कि नवग्रह हो गया, चौराहा हो गया, और जैसे पंच परमेश्वर हो गया। तो इस तरह के अगर शब्द आते हैं एग्ज़ाम में कि इनमें कौन सा समास है, तो आप बिना कुछ सोचे द्विगु समास पर टिक लगा देंगे, क्योंकि इसमें संख्या, आप इतना ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि इसी तरह से अगर और कोई शब्द पूछता है तो आपका द्विगु समास होगा। जैसे त्रिलोकम, जिसके 3 नेत्र, त्रिनेत्र हो गया जैसे। और अब मैं 5वें समास पे आता हूँ, जिसका नाम है बहुब्रीहि समास। तो दोस्तों इसमें दोनों पद जो है आप प्रधान नहीं होते हैं, इससे एक जो है नया पद निकल के आता है, मतलब एक तीसरा पद आ जाता है। जैसे चक्रपाणी, ये भी दोस्तों बहुत ज़रूरी शब्द है, आप इसे रट लीजिए कि चक्रपाणी में बहुब्रीहि समास होता है, क्योंकि यह पिछली 2016 में भी पूछ चुका है। इसका अर्थ होता है कि चक्र को धारण करने वाला, अर्थात विष्णु जी। तो इस शब्द का तो अर्थ है चक्र को धारण करने वाला, लेकिन जो एग्जैक्ट इसका अर्थ निकल के आ रहा है वो विष्णु जी की तरफ संकेत कर रहा है, इसलिए इसमें बहुब्रीहि समास है। और देखिए इसी में पूछ लेता है, जैसे श्वेतांबर, तो जिसके वस्त्र जो है सफ़ेद कलर के हों वो श्वेतांबर है, अर्थात ब्रह्मा जी। या पीलांबर, पीले वस्त्र धारण करने वाले, अर्थात भगवान श्री कृष्ण जी। और इसी तरह जो है नीलकंठ जैसे हो गया आपका, नीलकंठ भी जो है बहुब्रीहि समास है। नीलकंठ क्योंकि शिव जी का कंठ नीला है, तो जिसका कंठ नीला है तो उसमें बहुब्रीहि समास आता है। अब आपका लास्ट का ये बहुत ही आसान सा समास है दोस्तों, ये द्वंद्व समास। इसमें क्या होता है कि 2 पदों के बीच परस्पर जो है संघर्ष दिखाई देता है, संघर्ष। और इसमें बहुत ही आसान तरीका है, जैसे माता पिता। तो ये बीच में ये ऐसे शब्द जरूर रहेगा दोस्तों, इस पर आप ध्यान दीजिएगा। ये शब्द के बिना द्वंद्व समास बनेगा ही नहीं। अगर इस तरह का संकेत है ये 2 बीच, मतलब 2 शब्दों के बीच में, तो जान लीजिए कि वहाँ पर द्वंद्व समास है। जैसे भाई बहन, ये भी पिछली परीक्षाओं में पूछ चुका है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो आप जान लीजिए इसको। लेकिन दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जब ये संस्कृत में पूछता है तब ये माता पिता को एक में ही पूछ देता है कि इसमें कौन सा समास है, तब इसका अर्थ निकल के आएगा माता च पिता, अर्थात माता और पिता। तो बीच में जब और का भाव आ जाता है, या भाई और बहन, ठीक है,
तो इस तरह का जब मतलब बीच में आता है तो वहाँ पर द्वंद्व समास हो जाता है। ये निशान आप देखिएगा, हिंदी में तो मतलब इस तरह निशान दे के पूछ रहे हैं, लेकिन संस्कृत में दोनों शब्दों को योग को जोड़ करके जो है ये पूछ लेता है। तो इसलिए आपको ये चीज़ें सारी छठों रटी होनी चाहिए कि किस में क्या है। और ज़्यादातर मतलब अव्ययी भाव समास से पूछेगा और बहुब्रीहि समास से, तो ये दोनों समास आप ज़्यादातर मतलब ठीक से पढ़ लीजिएगा। कहीं और से आप ज़रूर क्वेश्चन पेपर्स वगैरह खरीदे होंगे। और मैं कहूँगा कि अगर आप मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो मेरे वीडियो पे कमेंट करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मैं आपको मॉक टेस्ट भी भविष्य में उपलब्ध करा दूंगा। तो फिलहाल दोस्तों अभी के लिए इतना ही। हम फिर आएंगे एक नया वीडियो लेकर के। आप दोस्तों बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं, आप हमारे चैनल पर लगातार बने रहिए, इसे सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इसे शेयर करिए, हम आपकी पूरी सहायता करेंगे। और शिक्षा मित्र भाइयों को तो मैं स्पेशल कह रहा हूँ कि उन्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, हम उनके लिए बिल्कुल लगे हुए हैं और उन्हें टेट हम क्वालिफाई करवा के रहेंगे।